नंबर 6 ग्रेविटेशन चैप्टर, क्लास 9th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 3 ग्रेविटेशन। ठीक है, पिछले वीडियो में पार्ट लेक्चर नंबर 5 में हमने क्या पढ़ा था, वेट और मास के बीच का डिफरेंस, और साथ ही जाना था कि ग्रेविटी अर्थ पे अलग अलग जगह पे कैसे चेंज हो जाती है। पोल पे कुछ अलग होती है, इक्वेटर पे अलग होती है, और मास और वेट का डिफरेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। तो अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, उसमें लिंक मिल जाएगा, तो वहां से देख लेना। ठीक है, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे दो और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टर्म, थ्रस्ट और प्रेशर। प्रेशर बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, प्रेशर को भी समझना जरूरी है। थ्रस्ट क्या है? थ्रस्ट तो एक तरीके का फोर्स है, उसके लिए कंडीशन है। फोर्स में अगर हम कुछ कंडीशंस लगा दें तो वही फोर्स थ्रस्ट बन जाता है। वो भी पढ़ेंगे आज, डिटेल में पूरा स्टडी करेंगे उसको, फोर्स, थ्रस्ट और प्रेशर, आज के टॉपिक को। और वीडियो को मैं रेकमेंड करूंगा वीडियो को पूरा देखा करो, वीडियो को पूरा देखा करो, क्योंकि कुछ दिन अभी क्या होता है, वीडियो को तुम देखोगे आधा अधूरा, तुमने मान लो शुरू के 10 मिनट का वीडियो देख लिया, तो अब तुम 10 मिनट का वीडियो देख के ये एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, पूरे वीडियो का पूरा चैप्टर समझ में आ जाए, तो वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, इम्पॉसिबल है प्रैक्टिकली। 10 मिनट, एक मेरे मान लो इस चैप्टर के कितने पार्ट जाएंगे, या फिर पिछले जो लेक्चर है उनके भी कितने पार्ट होंगे, 7-8 तो लेक्चर्स हो जाते हैं ना हर चैप्टर के, उसमें से हर एक लेक्चर का तुमने, किसी भी लेक्चर का तुमने 10 मिनट देखनी शुरुआत की, अब तुम एक्सपेक्ट क्या कर रहे हो कि पूरा चैप्टर समझ में आ जाए उस 10 मिनट में, तो ऐसा तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ना, क्योंकि 10 मिनट को समझाने में ये पूरा चैप्टर 10 मिनट में भी खत्म करा सकता हूं, लेकिन हमको क्या उस टॉपिक को डिटेल में स्टडी करना है, हम ऐसे जल्दबाजी में उसको स्टडी नहीं कर सकते। ठीक है, तो लेक्चर को शुरू करते हैं। हाँ, फालतू बात बहुत हो गई, डिफाइन करते हैं पहले प्रेशर। प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, इसकी डेफिनेशन मैं लिखूंगा, जो मैं इसका मतलब डेफिनेशन का जो कोर लिखूंगा, जो मतलब प्रेशर है क्या वो समझ आने के लिए, वो सिर्फ 4 वर्ड होंगे, उसमें सिर्फ 4 वर्ड लिखूंगा। फोर्स यूनिट एरिया। प्रेशर अगर कोई भी पूछे क्या है, तो प्रेशर की सिर्फ एक डेफिनेशन हमको बतानी है, क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब फोर्स तो हमें पता है फोर्स क्या होती है, ठीक है, पर यूनिट एरिया, पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया का मतलब क्या है, वो एरिया या फिर यूनिट कोई भी चीज हो, यूनिट टाइम हो, यूनिट लेंथ हो, और क्या ले सकते हैं हम, और क्या, यूनिट मास हो, तो यूनिट एरिया का मतलब क्या है, या कोई भी क्वांटिटी हो, एरिया मास वगैरह सब क्वांटिटीज होती हैं हमारी, कोई भी क्वांटिटी हो, उसका मैग्नीट्यूड अगर 1 है, मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट चाहे कुछ कुछ भी हो, उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तो उसको हम कहेंगे यूनिट। यानी अगर यूनिट एरिया की बात करूं तो एक ऐसा एरिया जिसका मैग्नीट्यूड तो 1 है, लेकिन उसकी यूनिट कुछ भी हो सकती है। एरिया की यूनिट क्या हो सकती है, क्या पॉसिबल है, मीटर स्क्वायर, ये तो हमारी एसआई यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर, और क्या हो सकती है, किलोमीटर स्क्वायर, और सेंटीमीटर स्क्वायर, मिलीमीटर स्क्वायर, इस तरीके से मैं कई सारी यूनिट्स लिख सकता हूं। ये सारी क्या है, यूनिट है एरिया की, जिनमें हम एरिया को मेजर करते हैं। जैसे टाइम को मेजर करते थे ना, सेकंड्स में, मिनट्स में, आवर्स में, डेज में, ईयर्स में, ठीक है, तो उसी तरीके से ये यूनिट की क्या है, ये एरिया की यूनिट्स हैं, यूनिट क्या, एरिया की यूनिट्स हैं ये सब। अगर मैं इनके जब इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए, तब हम उसको कहेंगे यूनिट एरिया। अब यूनिट एरिया की यूनिट क्या होगी, मैग्नीट्यूड तो 1 हो गया, यूनिट क्या होगी, ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा। तो यूनिट टाइप की क्या चीजें होती है, यूनिट क्वांटिटी, ये मैं पहले ही बता चुका हूं, मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। कुल मिला के मेन थीम ये है। अच्छा, हमने जब वेलोसिटी को स्टडी किया था तब भी वहां पे एक चीज थी, डिस्टेंस। जैसे कि स्पीड की बात करें, स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम मतलब एक यूनिट टाइम, यूनिट टाइम क्या हो सकता है, एक सेकंड हो सकती है, एक मिनट हो सकती है, एक आवर हो सकता है, एक डे हो सकता है, एक ईयर हो सकता है, एक मंथ हो सकता है, एक डिकेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। टाइम की कोई भी यूनिट हो सकती है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड 1 होना चाहिए। ठीक है, तो स्पीड क्या थी, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। तो उसको हम कैसे निकालते थे, स्पीड को हम कैसे निकालते थे, हम क्या करते थे, टोटल डिस्टेंस ले ली हमने और उसको टोटल टाइम से डिवाइड कर दिया,
टोटल डिस्टेंस को टोटल टाइम से डिवाइड कर देते तो हमारी स्पीड आ जाती थी पर यूनिट टाइम। ठीक है, यहां पे यूनिटरी मेथड काम करता है। यूनिटरी मेथड अब देखो कैसे, ये चीज शायद मैंने पहले ना समझाई हो, समझा देता हूं, या फिर इसके ऊपर एक अलग से वीडियो भी मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखो यूनिटरी मेथड समझो, हमें पता है कोई ऑब्जेक्ट, कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, उसने कुछ टोटल डिस्टेंस चला, एक ऑब्जेक्ट मान लेते हैं यहां से ए पॉइंट से, यहां से स्टार्ट करके यहां तक बी पॉइंट तक चला गया। ठीक है, बी पॉइंट तक गया ए पॉइंट से स्टार्ट होते हुए। अब यहां से यहां तक जाने के उसने कुछ टोटल डिस्टेंस किया जो कि बहुत लंबा है। ये दो अलग अलग सिटीज हैं हमारी, ये दो अलग अलग शहर हैं हमारे, एक शहर से दूसरे शहर तक गया तो डिस्टेंस तो बहुत ज्यादा है। इसको यहां से यहां तक जाने के लिए भी बहुत टाइम लग गया, कई घंटे लग गए, मान लेते 3 आवर्स लग गए, 3 आवर्स लग गए इसको यहां से यहां जाने में। तो अच्छा, अगर मैं बात करूं टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम की, क्योंकि देखो, अब देखो, छोड़ो इसको भी हटाओ, शुरुआत से बिल्कुल इसकी स्टोरी समझते हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है एक्चुअली। जब मैं पर यूनिट एरिया निकालने के लिए हम ऐसे टोटल से डिवाइड क्यों कर देते, जैसे कि स्पीड के लिए मुझे क्या चाहिए था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम चाहिए था, तो मैंने उसमें टोटल टाइम से क्यों डिवाइड कर दिया, टोटल टाइम से क्यों डिवाइड किया, मैं ये समझाना चाह रहा हूं। जैसे कि भाई एक चीज समझो, स्पीड क्या थी, डिस्टेंस हो गया ये तो, डिवाइडेड पर यूनिट टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यूनिट यहाँ पे कुछ भी हो सकती है, ठीक है, पर यूनिट टाइम। लेकिन यहाँ तो मैंने टोटल टाइम से डिवाइड कर रखा था, यहाँ पे टोटल डिस्टेंस लिया था, तो ये क्यों किया था, अब मैं वो समझाना चाह रहा हूँ। 8th क्लास में और जूनियर क्लास में तुमने यूनिटरी मेथड पढ़ लिया होगा, तो उसकी मदद लेंगे हम, वही होता है यूनिटरी मेथड से। ठीक है, अब इसका देखो, ये ऑब्जेक्ट कोई भी इंसान है, वो ऑब्जेक्ट इंसान यहां से ए से बी तक गया, एक शहर से दूसरे शहर गया, ये बात मुझे पता है, ये वो बात है जो मुझे पता है, ये चीज तो मुझे पता है, और उसको 3 घंटे लगे जाने में, ये भी मुझे पता है, ये भी मुझे पता है। तो अगर मैं इसको इस तरीके से लिख लूं, अगर कोई मुझसे पूछेगा, कोई मेरे से अगर पूछे कि उसको मान लो ये टोटल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, तो मैं उसको बता दूंगा 3 घंटे लगे, मुझे पता है 3 घंटे लगे उसको। तो यानी उसको टोटल डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगा, टोटल टाइम लगा 3 घंटे का टोटल, इसको मैं टोटल टाइम मान लेता हूं, भाई मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, टोटल टाइम टीटी लिख दिया, समझ जाना। ठीक है, 3 घंटे क्या है, टोटल टाइम है, तो इसको टोटल डिस्टेंस चलने के लिए, टोटल ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का, ये क्या है, टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस चलने के लिए टोटल टाइम लगा, यहां पे मैं लगाता हूं इक्वल। ठीक है, तो मैं पूछता हूं कि एक 1 यूनिट टाइम, यूनिट टाइम जो है उसमें कितना डिस्टेंस चलेगा, x, x कितना डिस्टेंस चलेगा। ठीक है, तो मैं ये जानना चाहता हूं भाई, स्पीड क्या है, स्पीड क्या है, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये है हमारी स्पीड, ये है हमारी स्पीड। टी टी टाइम में इतना चला, ठीक है, टी टाइम जो है, टोटल टाइम जो है उसमें टोटल डिस्टेंस कवर किया, तो एक में जो कवर करेगा वो x होगा। x मैंने अभी कोई रैंडम क्वांटिटी ले ली है, रैंडम क्वांटिटी मान लेगा जित भाई, टोटल टाइम में इसने न्यूमेरिकल वैल्यू ले लेता हूं और अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, हटाओ इसको, ठीक है, ये थे 150 किलोमीटर, ये डिस्टेंस थी 150 किलोमीटर, 150 किलोमीटर है ये दोनों शहर एक दूसरे से, और टोटल टाइम जो इसको लगा वो 3 घंटे का है। तो मुझे एक चीज पता है कि 150 किलोमीटर चलने में इसको 3 घंटे लगते हैं, 150 किलोमीटर चलने में इसको 3 घंटे लगते हैं। अगर कोई मेरे से पूछे तो बताओ ये 1 घंटे में कितना चलेगा, 1 घंटा, अब याद रखना 1 आवर, 1 आवर, तो यहां पे मैं इक्वल टू का साइन लगा के यहां पे लिख देता हूं 1 आवर, ये भी आर में था हमारा, याद करो तो ये भी आर था, ये किलोमीटर था। ठीक है, ये 1 आर, भाई मुझे एक चीज, एक इंफॉर्मेशन थी मेरे पास कि 150 किलोमीटर वो 3 घंटे में कवर करता है, तो मेरे से किसी ने पूछ लिया रैंडम इंसान ने कि वो 1 घंटे में कितना कवर करेगा, तो 1 घंटे में मैंने उससे कह दिया कि कुछ x डिस्टेंस कवर करेगा, x किलोमीटर, तो उस x की वैल्यू क्या हो गई भाई, x डिवाइडेड बाय 1 कितना हो गया, 1,
और यानी x डिवाइडेड है, इसकी वैल्यू देखो, या इसको सॉल्व करो, इसको इक्वेशन को, सीधी बात, 3 से 150 कैंसिल हो जाएगा 50, ठीक है। यूनिट क्या आएगी, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर आ गई। यहां पे देखो x को 1 से डिवाइड करोगे इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x किलोमीटर पर आवर। अब ध्यान से अगर देखो तो ये x किलोमीटर पर आवर है क्या, ये x किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। स्पीड को हमने क्या कहा था, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। 1 आवर हमारा क्या आ गया, यूनिट टाइम आ गया, मैग्नीट्यूड 1 है इसका, मैग्नीट्यूड 1 है यानी ये यूनिट टाइम है, तो डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, ये तो इसकी स्पीड बन गई। इसको तो मैं यहाँ पे स्पीड लिख दूंगा। इसी तरीके से ये हमारी क्या हुई, स्पीड। स्पीड का फॉर्मूला क्या आ गया, यहाँ पे मैंने क्या किया था, तो स्पीड कितनी हुई है, 50 किलोमीटर पर आवर, यानी टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, यूनिटरी मेथड, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन में पढ़ा होगा। उसी तरीके से वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, वापस आते हैं। प्रेशर, प्रेशर क्या है हमारा, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अब भाई एग्जाम में अगर डेफिनेशन आती है तो ये डेफिनेशन अपने हिसाब से बना लेना है इसको। डेफिनेशन का कोर मैंने बता दिया कि डेफिनेशन का कोर क्या है, जो उसका सेंस निकलना चाहिए डेफिनेशन का, मतलब प्रेशर का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है वो मैंने बता दिया। अब बाकी इसमें अपनी मर्जी से वर्ड ऐड कर लेना। द फोर्स अप्लाइड ऑन ए ऑब्जेक्ट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर, वो तो डेफिनेशन अपनी तरफ से बनाना सीख जाओ, 9th क्लास में आ जानी चाहिए डेफिनेशन अपनी तरफ से बनानी, ठीक है। नहीं आती तो बता दो, हम बैठे किस लिए, बता दो वीडियो के नीचे कमेंट करके, उस पर भी वीडियो बन जाएगा। फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी अगर मैं बात करूं प्रेशर किसी ऑब्जेक्ट पे निकालने की, ये कोई मेरा ब्लॉक था, एक ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक पे मैं मान लेता हूं मेरे प्रेशर अप्लाई हो रहा है, प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, इस फॉर्म है, मान लेते हैं फॉर्म है ये एक, इस फॉर्म के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, प्रेशर नहीं सॉरी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं इस फॉर्म के ऊपर, बराबर सब तरफ से इस तरीके से हमने फोर्स अप्लाई किया इस पे, ठीक है, एक फोर्स अप्लाई किया हमने इस फोम के ऊपर। अच्छा, एक फोम का एरिया मान लेते हैं कुछ भी है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर, 10 मीटर स्क्वायर, कुछ भी है, मान लेते हैं कुछ भी है इसका, ठीक है। और ये फोर्स भी कुछ लग रही है, 50 न्यूटन, 80 न्यूटन, 85 न्यूटन, 55 न्यूटन, 65 न्यूटन, कुछ भी फोर्स लग रही है, ठीक है। मुझे अगर इसमें प्रेशर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, इन सारी फोर्सेस को ऐड करूंगा, ये सारी फोर्सेस इन सबको ऐड करूंगा, यानी टोटल फोर्स जो होगी डिवाइडेड बाय इसका जो टोटल एरिया है, जैसे भाई यूनिटरी मेथड, अगर इतने एरिया में इतनी फोर्स है तो यूनिट एरिया में कितनी फोर्स होगी, वही वाला यूनिटरी मेथड। तो उसमें हमने क्या किया था, स्पीड के केस में टोटल लिया था और नीचे भी टोटल लिया था, तो यहां पे भी हमने टोटल फोर्स लिया डिवाइडेड बाय टोटल एरिया, जो इस ऑब्जेक्ट का एरिया है, एरिया से डिवाइड कर देंगे, यही हमारा क्या बन जाएगा, हमारा प्रेशर, यही हमारा बन गया प्रेशर। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हो गया, P इज इक्वल टू एफ बाय ए, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, F डिवाइडेड बाय ए। अच्छा, अब अगर मैं बात करूं प्रेशर की यूनिट की, दिख रहा है रिफ्लेक्शन की वजह से शायद थोड़ा ना दिख रहा हो, रिफ्लेक्शन यहां बीच में कहीं आ रहा है, इक्वल टू और F के बीच में, हाँ। तो अगर मैं बात करता हूं किसकी बात, यूनिट की, इनकी प्रेशर की यूनिट क्या होगी, तो ध्यान से देखो, फोर्स की यूनिट हमारी क्या होती थी, न्यूटन, फोर्स की यूनिट हमारी न्यूटन, ठीक है, और एरिया की यूनिट क्या होती है, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट की बात करेंगे हम, क्योंकि वही यूनिवर्स पूरे वर्ल्ड में वही एक्सेप्ट की गई है, तो हम उसी को मान के चलते हैं, ठीक है। तो एरिया की यूनिट क्या होती है हमारी, मीटर स्क्वायर, एसआई यूनिट, मीटर स्क्वायर से इसको डिवाइड कर दें अगर, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यूनिट आ गई हमारी प्रेशर की निकल के, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अच्छा, इसको अगर लिखने के कई तरीके हैं, इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन स्लैश मीटर स्क्वायर, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर वही बात है, या फिर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, न्यूटन मीटर की पावर -2। ये तो पता होगा, अगर डिवाइड में कोई चीज है उसकी कोई पावर है, तो जब उसको न्यूमरेटर में लाएंगे तो पावर जो होगी उसकी नेगेटिव हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से जब न्यूमरेटर में लाओगे, या न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में भी ले जाओगे, मान लो यहां पे ऊपर होता
कुछ भी होता, इस तरीके से लिखा हुआ है केजी स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगर मैं इसको उल्टा करना चाहूं, अगर मैं इस केजी को नीचे लाना चाहूं तो केजी यहाँ पे, अगर यहां से मैं इसको हटा के यहाँ पे तो 1 कर दिया, तो यहाँ पे जब ये आएगा तो ये हो जाएगा केजी की पावर -2। यहाँ पे इस तरीके से लिखा जाएगा। तो न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में लेके जाओगे, पावर लगी हुई है तो पावर का साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूटन, ये भी सही है, ये भी सही है। अच्छा, इसी को हम दूसरा नाम दे देते हैं प्रेशर की यूनिट। अगर कोई पूछे ज्यादा डिटेलिंग करके तो उसको ये बतानी है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वैसे जनरली हम प्रेशर की यूनिट क्या बोलते हैं, इसी को हम न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को ही हमने दूसरा नाम दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, पास्कल। न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसी को हमने नाम दे दिया पास्कल। तो प्रेशर की यूनिट क्या होती है, पास्कल। प्रेशर होता क्या है, फोर्स पर यूनिट एरिया, उसकी यूनिट क्या होती है, पास्कल। फॉर्मूला क्या बनेगा, टोटल फोर्स को डिवाइड कर देंगे टोटल एरिया से, यही हमारा फॉर्मूला बन जाएगा प्रेशर का। अच्छा, प्रेशर की और भी यूनिट की बात करें, ये तो मैंने एक यूनिट बता दी कि प्रेशर की एक ये भी यूनिट होती है, लेकिन प्रेशर की और भी यूनिट है इसके अलावा। एक प्रेशर की यूनिट होती है एटीएम, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और क्या यूनिट होती है, एक यूनिट होती है बार, ठीक है। तो 1 एटीएम जो होता है वो होता है 10 टू पावर 5 पास्कल, 10 रेज टू पावर 5 पास्कल। और 1 बार जो होता है वो भी लगभग इतना ही होता है, मतलब ये दोनों लगभग बराबर ही होते हैं, ज्यादा फर्क नहीं होता, छोटे से एक फैक्टर का फर्क होता है। बाकी अगर 1 बार लिखा हुआ है क्वेश्चन में या 1 एटीएम लिखा हुआ है तो उसको 10 रेज टू पावर 5 पास्कल मान के सॉल्व कर लेना, आंसर या तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, नहीं आएगा तो थोड़ा बहुत इधर उधर का आंसर होगा, एमसीक्यू होंगे तो उसमें टिक लगा के कर सकते हो। क्वेश्चन आ सकता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, अच्छा क्वेश्चन होगा अगर तो उसमें ये यूनिट हो सकता है दे रखी हो, ये यूनिट दे रखी हो, तो उसमें क्या करना है, यही 1 एटीएम या 1 बार, उसको 10 रेज टू पावर 5 पास्कल रख देना, क्योंकि पास्कल हमारी एसआई यूनिट है भाई, समझो हम इन यूनिट्स को यूज नहीं कर सकते क्योंकि हमें चाहिए पास्कल में आंसर, हमें आंसर चाहिए पास्कल में, ऐसा यूनिट हमारी पास्कल है, तो इसीलिए हमको इस यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको। तो इस यूनिट में कन्वर्ट करने 10 रेज टू पावर 5 पास्कल के बराबर होता है। क्वेश्चन सॉल्व करने में या तो इधर उधर की वैल्यू आएगी, इधर उधर मतलब थोड़ी सी अप्रोक्सीमेट वाली, ठीक है। नोट करो, इतना इतना नोट करो। आज मार्कर का ढक्कन नहीं गिरा। नोट हो गया। अब जानते हैं थोड़ा सा थ्रस्ट के बारे में। थोड़ा सा थ्रस्ट के बारे में समझते हैं, फिर वापस आएंगे प्रेशर पे ही। थ्रस्ट, थ्रस्ट थ्रस्ट जिन लोगों को रॉकेट वगैरह में इंटरेस्ट है उनको ये टर्म बहुत अच्छे से समझ लेना चाहिए, ठीक है, काम आएगा। थ्रस्ट, थ्रस्ट क्या होता है, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। ये सिंबल होता है परपेंडिकुलर का। पैरेलल का सिंबल क्या होता है, ये, ठीक है, दो पैरेलल लाइंस, ये होता है पैरेलल का सिंबल। फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर, लिख देता हूं ब्रैकेट में, टू द ऑब्जेक्ट, बस ये डेफिनेशन का, इसका भी मैंने डेफिनेशन का कोर लिख दिया, मतलब सेंस क्या है थ्रस्ट। अगर थ्रस्ट हमारे सामने कोई अगर थ्रस्ट बोले तो हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, फोर्स एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट, टू द सरफेस ऑफ ऑब्जेक्ट। मान लो
ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, कोई एक एस्ट्रॉइड है, इसको एस्ट्रॉइड ही मान लो, ठीक है, कोई एक ऑब्जेक्ट है हमारा। अब इस पे फोर्स तो कई तरीके से लग सकती है, ठीक है, ड्राइंग बहुत महान है मेरी, ठीक है, इसमें फोर्स तो कई तरीके से लग सकती हैं, लेकिन ये सारी फोर्सेस हैं, ये सारी फोर्स है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फोर्स में हमने कंडीशन लगा दी, एक कंडीशन लगाई, क्या, कि सिर्फ वही फोर्स लेनी है जो कि क्या हो, सरफेस के परपेंडिकुलर हो, सरफेस से 90 डिग्री के एंगल पे हो। ये मुझे दिख रहा है इस सरफेस से 90 डिग्री पे है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं, कहां है डस्टर, अगर जैसे कि मैंने यहां पे लिया एक सर्कल, सर्कल जैसी शेप है, सर्कल ही समझ लो, ठीक है, इस पे कई टाइप की फोर्सेस लग रही हैं, ठीक है, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, ठीक है, इस पे भी कई टाइप की फोर्सेस लग रही हैं इस सर्कल पे, ये सारी फोर्सेस हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन फोर्स पे हमने एक कंडीशन लगाई, कंडीशन ये है कि सिर्फ वही फोर्स जो कि सरफेस पे परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री का एंगल है, सरफेस पे 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ऐसी कौन कौन सी फोर्सेस हैं, अब देखो, ये वाली जो फोर्स है, ये सरफेस पे 90 डिग्री है, बिल्कुल परपेंडिकुलर, अगर कंपास रखे हम इस पॉइंट पे, तो यहाँ पे सर्कल का ये जो छोटा सा पार्ट होगा, इस पे ये जो फोर्स लग रही होगी, ये 90 डिग्री के एंगल पे होगी, ठीक है, इसी तरीके से ये जो नीचे वाली फोर्स है, ये भी अगर देखो तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बना रही है सरफेस के साथ। लेकिन अगर इस फोर्स की बात करो, तो भाई ये तो हमें अलग से दिख रहा है ना, कुछ छोटा सा कुछ और एंगल बना रही है, 90 नहीं हो सकता। अगर मैं इस पे, इसको मैं हाथ को यूं रखा, ये मार्कर यूं रखा, ठीक है, अब देखो दिख रहा है क्या 90 डिग्री एंगल बन रहा है, ये मार्कर और मेरे हाथ के बीच में नहीं बन रहा है ना। वहीं में अगर ये मैंने उसको रखा, जो सर्कल का जो सरफेस है उस पे मैंने रख दिया अपना हाथ, ठीक है, और ये रही वो फोर्स, अब देखो 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, यहां पे बन रहा है 90 डिग्री का एंगल, तो ये जो फोर्स होंगी जो कि 90 डिग्री पे लग रही होंगी, इनको हम बोलेंगे थ्रस्ट। इन फोर्सेस को ही जो कि 90 डिग्री पे होंगी उनको हम थ्रस्ट बोलेंगे, और बाकी सब तो फोर्स लगी रही है, उनका तो उनको हमने कोई नाम नहीं दिया, सिर्फ हमने जो 90 डिग्री पे उनको एक दूसरा नाम दे दिया, थ्रस्ट, ठीक है। तो थ्रस्ट समझ में आ गया, फोर्स है जो कि परपेंडिकुलर काम कर रही है, इतना ही दिमाग में अभी कॉन्सेप्ट रखो, अभी आगे ज्यादा डिटेल में मत जाओ उसमें, अभी दिमाग में इतनी चीज रखो कि थ्रस्ट क्या है, एक ऐसा फोर्स जो कि परपेंडिकुलर काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के सरफेस पे, ठीक है। अब थ्रस्ट की अगर मैं यूनिट की बात करूं, तो थ्रस्ट है क्या भाई, एक्चुअल में ये कंफ्यूज मत करना कि थ्रस्ट और फोर्स अलग अलग हैं, थ्रस्ट फोर्स ही है, एक तरीके का फोर्स ही है, लेकिन उसमें कंडीशन क्या है कि 90 एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, मतलब जो उसका एक्शन है, जो उसका एक्शन है वो 90 डिग्री पे होना चाहिए, 90 डिग्री पे उसका एक्शन, हिंदी में क्या करें, क्रिया होनी चाहिए, 90 डिग्री पे उसकी क्रिया होनी चाहिए, ठीक है। थ्रस्ट क्या है, फोर्स है, तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, तो वही यूनिट हमारी थ्रस्ट की भी होगी, वो क्या हमारी न्यूटन, वो क्या है हमारी न्यूटन, न्यूटन, ठीक है। थ्रस्ट एक फोर्स है और फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन, तो थ्रस्ट भी वही है, फर्क थोड़ी है इनमें, बस ये 90 डिग्री पे लग जाता है, बाकी कोई फर्क नहीं है इनमें, ठीक है। थ्रस्ट और फोर्स में, थ्रस्ट और फोर्स समझ में आ गया। अच्छा, अब थ्रस्ट क्या है, हमारी एक फोर्स है, थ्रस्ट भी एक फोर्स है, अगर एक ऑब्जेक्ट है उस पे सारी फोर्सेस परपेंडिकुलर, जितनी भी फोर्स लग रही है उस ऑब्जेक्ट पे वो सारी उसके परपेंडिकुलर लग रही हैं, जितनी भी फोर्स लग रही है किसी भी ऑब्जेक्ट पे वो सारी उसके परपेंडिकुलर हैं। ध्यान से देखो, इस ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है ये सब 90 डिग्री के एंगल पे है, इस ऑब्जेक्ट से, इस ऑब्जेक्ट से ये सब 90 डिग्री का एंगल बना रही हैं फोर्सेस, तो यानी मैं ये कह सकता हूं कि ये सारी फोर्सेस थ्रस्ट हैं, ये सारा थ्रस्ट, इतना सारा ये इस पे थ्रस्ट लग रहा है भाई। कंडीशन क्या थी थ्रस्ट के लिए,
फोर्स हो और 90 डिग्री पे हो, फोर्स भी है 90 डिग्री पे भी है, थ्रस्ट है यानी थ्रस्ट लग रहा है। तो यानी अगर मैं इस केस में इस पे प्रेशर की बात करूं, इस केस में इस पे प्रेशर की बात करूं तो प्रेशर क्या बन जाएगा, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, थ्रस्ट पर यूनिट एरिया। अगर किसी ऑब्जेक्ट पे सारे फोर्सेस परपेंडिकुलर हैं, जो कि मैक्सिमम केसेस में, मैं बताऊं तुमको 80% केसेस में ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें कि फोर्स जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी, 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे, ठीक है, और ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है, जो कि जिसमें कि फोर्स परपेंडिकुलर होगी। तो उस केस में ये फॉर थ्रस्ट ही है, वो कंफ्यूज मत होना, मतलब कुल मिला के बात ये बताना चाह रहा हूं मैं, कंफ्यूज नहीं होना। अगर मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है इतना और 90 डिग्री पे लग रहा है और क्या कहते हैं उसका एरिया इतना है, क्वेश्चन में पूछ ले तुमसे थ्रस्ट पर यूनिट एरिया निकालो, आप कंफ्यूज हो गए कि फोर्स दिया हुआ है फिर थ्रस्ट क्या होता है, थ्रस्ट कैसे निकालेंगे, एरिया कैसे निकालेंगे, तो कुछ नहीं निकालना, प्रेशर निकालो, वही है थ्रस्ट पर यूनिट एरिया, ठीक है, फोर्स पर यूनिट एरिया थ्रस्ट पर यूनिट एरिया सेम है। कंडीशन ये है कि सारे फोर्सेस 90 डिग्री पे होने चाहिए, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं प्रेशर का, एक अच्छा सा क्वेश्चन है, उसको करते हैं, फिर थोड़ा सा प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन देखेंगे प्रेशर का, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन लिखने से पहले क्यों लिख दिया मैंने, अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा मैं एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं, एक एलिफेंट है, ठीक है, और एक इंसान है, एक आदमी और एक एलिफेंट है, ठीक है, हाँ, एक आदमी है और एक एलिफेंट है, दोनों में से दोनों सेम जगह पे खड़े हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक एलिफेंट है, यहाँ पे एक छोटा सा आदमी खड़ा हुआ है, ठीक है, छोटा सा मतलब वैसे छोटा नहीं हाइट में, हाँ वो टॉपिक नहीं है, दोनों सेम जगह पे खड़े हुए हैं, एक एलिफेंट और एक इंसान, दोनों में से किसका प्रेशर ज्यादा होगा, कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा अर्थ पे। कंडीशन अब सुनो, इसमें दो कंडीशन मैं लगा रहा हूं, एलिफेंट जो है वो 4 पैर होते हैं एलिफेंट के, वो अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है, एलिफेंट के 4 पैर होते हैं और वो अपने एक पैर पे खड़ा हुआ है, और वो जो इंसान है, वो जो एक आदमी है या फिर एक लेडी भी मान सकते हैं उसको, उसने क्या करा, जो शूज पहन रखे हैं, उसने शूज पहन रखे हैं और वो भी एक पैर पे है, ठीक है, उसने शूज पहन रखे हैं, शूज जो है उनका जो कहते हैं ना जो हील होती है वो बहुत ही कम, उसका एरिया बहुत कम है, वो बहुत छोटी सी है, बहुत थिन है, ठीक है, ठीक है। अब बताओ जमीन पे कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा, तो हमारा जो कॉमन सेंस होता है वो हमसे यही कहता है, मतलब लेमन जो कॉमन सेंस हमारा चलता हुआ रहा है कि एलिफेंट जो है वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा। क्वेश्चन में देखते हैं अब इसको, क्या ऐसा वाकई में होता है। एक एलिफेंट है जिसका जो मास है वो है हमारा 1000 केजी, 1000 केजी का मास है उस एलिफेंट का, और उसका जो पैर है, एलिफेंट के 4 पैर इस तरीके के होंगे, अगर नीचे से कोई देखे तो 4 पैर उसके सर्कुलर होते हैं ना, तो एलिफेंट के जो, वाह आज के वीडियो में ढक्कन नहीं गिरा, पूरा का पूरा मार्कर गिर गया और ढक्कन उसका कहीं और ही गिर गया, एक मिनट, मार्कर मार्कर तो मिल गया लेकिन ढक्कन इसका कहीं और ही गिर गया है, वो मुझे बाद में देखना पड़ेगा। तो उसका मास जो है वो 1000 केजी है। अब उसका जो पैर है, ये उसका पैर है, इसका ये जो एरिया है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये जो उसके पैर का नीचे का पूरा एरिया है, ठीक है, इस एरिया को हम बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया जो है ये है उसके पैर का, कितना है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है उसके पैर का एरिया। अब सुनो, अब जो एक ह्यूमन है, ह्यूमन है एक, उसका जो मास है, उसका मास है कितना है, उसका मास 50 केजी, और ह्यूमन का जो पैर है, जिस जो भी उसने शू पहन रखा, कुछ भी पहन रखा है, ठीक है, उसने पैर में एक पैर पे, उसका एरिया कितना है, उसका जो एरिया है वो है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर।
उसका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये दिख रहा है यहाँ पे मास लिखा हुआ है, मैंने ये मास लिखा हुआ है, ठीक है, मास। रिफ्लेक्शन की वजह से शायद ना दिख रहा हो, मैं बता दे रहा हूँ, ये मास लिखा हुआ है उस ह्यूमन का 50 केजी, और उसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है जिसपे वो अर्थ पे है, टिका हुआ है, वो क्या है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ये एलिफेंट का केस है। तुमको बताना है कि कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा अर्थ के ऊपर। दोनों सेम जगह पे, दोनों एक ही जगह पे हैं, एक ही कंडीशन में खड़े हुए हैं, दोनों को बताना है कि कौन ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा अर्थ के ऊपर। ट्राई करो, पिछले वीडियो का थोड़ा सा इस्तेमाल होगा इसमें। वीडियो को पॉज करके ट्राई करते हुए। हो गया? मैं सॉल्व करूं? मैं सॉल्व करता हूं, ठीक है। अच्छा, पहले मैं अब दोनों का मुझे क्या कहते हैं कंपेयर करना है। इस क्वेश्चन में क्या है, मुझे क्या करना है, कंपेयर करना है कि किसका प्रेशर ज्यादा है। तो अगर मैं कंपैरिजन की बात करूं, कंपेयर करना है, तो कंपैरिजन में एक बात बता दूं, कंपैरिजन में हमको यूनिट पे इतना ध्यान नहीं देना होता। अगर दोनों की यूनिट सेम है, चाहे वो कुछ भी हो, यूनिट सेम होनी चाहिए, तो हम कंपेयर कर सकते हैं। अच्छा, करें सॉल्व इसको। चलो, अभी जो मैंने बात बताई यूनिट वाली अभी छोड़ो, मैं भी बताता हूं क्या है। एलिफेंट और ह्यूमन, एलिफेंट का केस देखते हैं। तो प्रेशर बाय एलिफेंट, इसके लिए मैंने पीई लिख दिया, ई लिख दिया छोटा सा, इज इक्वल टू क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, इज इक्वल टू, क्या इस क्वेश्चन में हमको फोर्स दिया हुआ है? क्या इस क्वेश्चन में हमको कहीं पे भी कोई फोर्स जैसी चीज दिख रही है? कोई फोर्स दिया हुआ है? नहीं दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ। इस क्वेश्चन में हमको फोर्स नहीं दिया हुआ। जो दिया हुआ है वो क्या है, मास है। तो जब कोई ऑब्जेक्ट अर्थ पे खड़ा हुआ है, अर्थ पे खड़ा हुआ है, ये अर्थ है, इसका मास है m, तो इसका जो ये फोर्स अप्लाई कर रहा होगा अर्थ पे, भाई हमें क्या निकालना है, ये अर्थ पे कितना, क्या कहते हैं, कितना प्रेशर अप्लाई कर रहा है। तो यानी पहले हम वो निकाल लेंगे अर्थ पे कितना फोर्स लगा रहा है, फिर उस फोर्स को एरिया से डिवाइड कर देंगे, प्रेशर आ जाएगा हमारा। तो अर्थ पे कोई ऑब्जेक्ट कितना फोर्स लगा रहा है जिसका मास m है, क्या होगा ये फोर्स होती है। सोचो ये फोर्स क्या है, पिछला वीडियो किस पे था, मास एंड वेट। ये फोर्स जो है ये वेट है, ये फोर्स जो होगा ये वेट होगा। वेट क्या है हमारा, एक फोर्स होता है। तो यहाँ पे हम जो फोर्स की वैल्यू रखेंगे वो होगा वेट। और वेट का फॉर्मूला पिछले वीडियो में मैंने बताया था क्या था, W इज इक्वल टू m इंटू जी, मास जो उसका ऑब्जेक्ट का मास है, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी स्मॉल, जिसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन चलो इस क्वेश्चन में तुम्हारी ईज के लिए क्वेश्चन, ताकि आसान लगे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए, मान लो g की वैल्यू 9.8 से 10 है, मैंने राउंड ऑफ कर दी, 9.8 को मैंने राउंड ऑफ कर दिया 10 पे, ठीक है। फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी mg, क्योंकि वो फोर्स क्या है, वेट है, ये क्या है उसका वेट, ठीक है, डिवाइड बाय एरिया इज इक्वल टू, मास की वैल्यू रखो 1000 केजी, ठीक है, 1000 केजी मल्टीप्लाइड बाय 10 मान लेता हूं इसको मैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। वैसे 9.8 होती है, लेकिन हाँ राउंड ऑफ किया है, थोड़ा इधर उधर का आंसर आएगा अप्रोक्सीमेट, और क्या होगा, डिवाइडेड बाय 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहां ध्यान से सुनो, इसको तुम सेंटीमीटर में ही रख दो, कोई जरूरत नहीं है मीटर में चेंज करने की, लेकिन इसको अगर सेंटीमीटर में रख रहे हो तो इसको भी सेंटीमीटर में रखना। इसको अगर सेंटीमीटर में रखा है तो इसको भी सेंटीमीटर में ही रखना ह्यूमन के लिए। या फिर अगर चेंज करने की ज्यादा इच्छा हो रही है, ऐसा यूनिट में लाना है, वैसे इसमें कोई जरूरत नहीं है ऐसा यूनिट में, कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में हमको जरूरी नहीं होता कि ऐसा यूनिट में लाएं, हाँ लेकिन एक ही सेम यूनिट होनी चाहिए। ये सेंटीमीटर है तो ये भी सेंटीमीटर हो। अगर एसआई में लाने का मन है तो इसको मीटर में कन्वर्ट करो, तो इसको भी मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अगर कन्वर्ट करो तो दोनों को करो, नहीं करना तो किसी को भी मत करो, नहीं करना तो किसी को भी मत करो। अगर कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस हैं तो मैं नहीं कर रहा कंपेयर, वो कंपेयर तो करना है, मैं चेंज नहीं कर रहा, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है आप कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस में। इसको लिख लो कहीं पे नोट करके कि कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं जिनमें कंपेयर करना होता है, उसमें यूनिट हम दोनों की सेम लेनी चाहिए। एसआई हो ये जरूरी नहीं है, एसआई नहीं होता, एसआई, एसआई स्टैंडर्ड इंटरनेशनल, एसआई यूनिट हो
वो जरूरी नहीं है, सेम होनी चाहिए बस, ठीक है। तो इसको मैं रख देता हूं 100 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आंसर जो आएगा वो यूनिट क्या बनेगी, ये तो हमारा ऊपर तो फोर्स है, न्यूटन बन जाएगा, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वो हमारी यूनिट बन जाएगी। तो यूनिट से भी हमें कोई मतलब है ही नहीं, हमें तो सेम होनी चाहिए बाकी कुछ भी हो, ठीक है। इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू निकालते हैं, तो 0 से 0 कैंसिल हो गए, आंसर कितना आ गया, न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, 100 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। इसको नोट करो इतना, या फिर छोड़ो बाद में करना। ह्यूमन के लिए अगर मैं बात करूं, ह्यूमन इज इक्वल टू पी, ह्यूमन के लिए वही फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया। ह्यूमन के लिए भी हमें फोर्स दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ, मास दिया हुआ है, तो मास अब सेम जगह पे, एक ही जगह पे है, ये मैं बताता आ रहा हूं क्वेश्चन से कि दोनों एक ही जगह पे खड़े हैं, तो दोनों के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी सेम हो जाएगा, इज इक्वल टू, यानी इसका मास कितना है 50 मल्टीप्लाइड बाय 10, 50 मल्टीप्लाइड बाय 10 डिवाइडेड बाय कितना हो गया 1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन उसका कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, तो 1 रख दिया, आंसर कितना हो गया, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी आ गई 500 न्यूटन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि इसको भी मैंने सेंटीमीटर में रख दिया, मैंने चेंज नहीं किया। किसका फोर्स ज्यादा, यूनिट तो दोनों की सेम है, अब देखो यूनिट दोनों की सेम है यानी उससे हमें कोई मतलब है नहीं, हमें चेक करनी है बस न्यूमेरिकल वैल्यू। एलिफेंट के लिए 100 है और इंसान के लिए 500 है, यानी ये जो ह्यूमन है ये ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है उस अर्थ पे, सेम जगह पे सेम अर्थ पे ये ह्यूमन जो है ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा है, ये ज्यादा धरती के लिए ये ज्यादा बोझ है एज कंपेयर टू दिस एलिफेंट, ठीक है। अब ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि प्रेशर का जो फॉर्मूला है वो है फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी प्रेशर जो है वो दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, फोर्स पे और प्रेशर एरिया पे, प्रेशर फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है एरिया पे भी, मतलब प्रेशर कैसे चेंज हो सकता है, प्रेशर अगर मुझे चेंज करना है कैसे कर सकता हूं, या तो मैं फोर्स को चेंज कर दूं या फिर मैं एरिया को चेंज कर दूं, दोनों ही केसेस में प्रेशर होगा वो चेंज हो जाएगा। अब कैसे वेरी कर रहा है भाई, फोर्स के साथ तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर फोर्स इंक्रीज होगी प्रेशर इंक्रीज होगा, फोर्स डिक्रीज होगी प्रेशर डिक्रीज होगा, मैंने बताया ना जो चीजें मतलब दोनों ही अगर ऊपर की तरफ लिखे हुए ऊपर की तरफ न्यूमरेटर में, तो दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, एक न्यूमरेटर में है और दूसरी डिनोमिनेटर में इक्वल टू है तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगी, मतलब एक को बढ़ाओगे तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरे को इंक्रीज करोगे तो पहला वाला दूसरे को इंक्रीज करोगे तो पहला वाला डिक्रीज कर जाएगा, मतलब अगर मैं एरिया को बढ़ा दूं तो प्रेशर कम हो जाएगा और एरिया को कम कर दूं तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो यही हुआ है यहाँ पे, इसका जो एरिया था वो थोड़ा ज्यादा था, एरिया ज्यादा था तो प्रेशर कम पड़ गया, ठीक है, प्रेशर को थोड़ा उसने कम कर दिया, यहाँ पे एरिया जो है वो बहुत कम है, एरिया बहुत कम है, इसके कंपेयर कहां है 100 ये 1, एरिया बहुत कम है तो इसका प्रेशर इंक्रीज कर गया, तो उस वजह से इसकी वैल्यू आ गई 500, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया। अच्छा इस क्वेश्चन में भी अगर देखो तो ये फोर्स जो होगा ना ये थ्रस्ट है, ये फोर्स जो है ये थ्रस्ट, इसको हम थ्रस्ट बोल सकते हैं, क्यों, क्योंकि भाई अर्थ पे कोई इंसान खड़ा है तो ये जो वेट होता है ना ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर ही लगता है, तो मैं बताता 80% क्वेश्चन तो ऐसे ही मिलेंगे जहां पे कि ये फोर्स जो होगी ये थ्रस्ट होगी हमारी, ठीक है। कॉमन अंधविश्वास हमारा टूट गया, जो हमें बचपन से लगता था कि एलिफेंट जो होगा वो ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा होगा अर्थ पे, ऐसा नहीं है, वो फोर्स ज्यादा अप्लाई कर रहा है, उसका वेट ज्यादा है, वेट क्या है फोर्स, फोर्स तो ज्यादा अप्लाई कर रहा है वो, लेकिन प्रेशर कम हो जाता है, क्यों, क्योंकि उसके जो पैर हैं उनका सरफेस, उसका जो एरिया है वो ज्यादा है, उसका एरिया जो है वो ज्यादा है, इसीलिए जो हैवी व्हीकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी कार देखी है, बड़ी जो कार होती है हैवी, उनके जो टायर होते हैं वो काफी वाइड बनाए जाते हैं, उनके टायर काफी वाइड होते हैं, तो वाइड टायर से क्या होता है टायर वाइड हो गए मतलब एरिया इंक्रीज हो गया, एरिया इंक्रीज होने की वजह से उनका प्रेशर कम हो जाता है अर्थ पे, अर्थ के ऊपर प्रेशर कम हो जाता है, अगर वहीं पे मान लो एक बड़ी सी कार है फॉर्च्यूनर टाइप की, ठीक है, और बड़ी, ठीक है,
उसमें तुमने साइकिल के पहिए लगा दिए, तो क्या होगा, वो व्हील्स क्या होंगे, वो अर्थ में, या तो अगर वो स्ट्रांग हुए, उनकी स्ट्रेंथ ज्यादा हुई, मतलब पहिए अगर लोहे के लगा दिए लेकिन होंगे साइकिल के बराबर के, ठीक है, तो क्या होगा, वो कार जो होगी वो अर्थ में धंस जाएगी, अर्थ में नीचे की तरफ फिक्स हो जाएगी, ठीक है। या फिर अगर क्या हुआ, अगर व्हील्स थोड़े कमजोर हुए प्लास्टिक के, तो वो ब्रेक हो जाएंगे, तो वो टूट जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं, उसको थोड़ा वाइड बनाते हैं, जिस वजह से क्या हो, उसका प्रेशर कम हो जाए, एरिया इंक्रीज होने की वजह से। अभी देखते हैं और भी इंप्लीकेशंस, देखते हैं इसकी प्रैक्टिकल इंप्लीकेशंस, ठीक है। पहले मैं बोर्ड को साफ कर लूं, मुझे एक भी तिनका होता है ना इस पे, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो अगर इसके प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशंस देखें, तो जो नाइफ होता है जिससे हम कट करते हैं, नाइफ जो होता है, जैसे कि यहाँ पे मेरे पास नाइफ जैसा कुछ भी नहीं है, तो जो नाइफ होता है, नाइफ तो देखा होगा ना, चाकू, चाकू जिसे बोलते हैं, ठीक है, वो जो नाइफ होता है या जो स्वॉर्ड होती है, तलवार जिसे बोलते हैं, उसके जो एज होते हैं वो बहुत शार्प होते हैं। तो शार्प क्यों बनाए जाते हैं, शार्प वो क्यों बनाए जाते हैं, कोई फ्रूट है, कोई फ्रूट है, इस पे मान लो एक नाइफ आया, एक नाइफ है, ठीक है, ये एक फ्रूट है। अब ये जो नाइफ है, अगर ये नाइफ जो है शार्प नहीं होगा, शार्प नहीं होगा, तो क्या होगा, उस केस में हम फोर्स तो लगाएंगे उतनी, फोर्स तो हम उतनी लगाए, लेकिन क्योंकि शार्प नहीं है तो इसका यानी एरिया ज्यादा है। एक तो हो गया इसकी नीचे से, अब मैंने इसको किस तरीके से बताऊं, हाँ इससे बताता हूँ। जैसे कि मेरे पास ये आयरन स्केल है एक, वैसे तो स्टील का होता है, हाँ इसको आयरन स्केल बोलते हैं, ठीक है, ये है। एक तो ये नाइफ को मैं इस तरीके से देख रहा हूँ, ठीक है, यहां से इसको मैं यूं देख रहा हूँ, एक मैंने देख रहा हूँ इसको इसकी एज से, ये देख रही है इसकी पतली सी एज, इस एज से अगर मैं देख रहा हूँ, ठीक है, ये एज मैंने देखी, तो एक नाइफ की एज तो ऐसी है, बिल्कुल बिल्कुल मतलब शार्प, ठीक है, और एक नाइफ जो है उसकी एज थोड़ी इस टाइप की है, मतलब वो शार्प नहीं है। शार्प का अपोजिट क्या होता है, ये तो है हमारा शार्प, और ये है हमारा ब्लंट, ठीक है। अब इस दोनों ही केसेस में क्या हो, ये मैंने उनकी एज बनाई है इस तरीके से, ये वाली एज, ठीक है, ये देखो ये एज जो है इसकी, ठीक है, शार्प और ब्लंट। अब इस केस में क्या हुआ, अगर ये शार्प नहीं है, तो ध्यान से देखो, ये एरिया जो है, ये जो एरिया है, इसका एरिया ज्यादा है और इसका एरिया कम है, ये मुझे दिख रहा है क्लियरली, इसका एरिया ज्यादा है, तो फोर्स हम बराबर लगाएंगे, फोर्स हम दोनों ही केस में बराबर लगाएंगे, लेकिन इस केस में प्रेशर जो होगा वो मोर होगा, और इस केस में जो प्रेशर होगा वो लेस हो जाएगा। कंडीशन गिवन है कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, इसमें लेस हो जाएगा, यानी इससे अगर हमको कटिंग करनी है तो हमको ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, ज्यादा ताकत लगेगी हमारी, अगर हमें इससे काटना पड़ेगा, तो अपने काम को इजी बनाने की, ताकि कम फोर्स में ही वो कट हो जाए, उसमें प्रेशर इंक्रीज हो जाए, हम एरिया को कम कर देते हैं, उसको शार्प बना देते हैं हम, ठीक है, जिससे कि कटिंग में इजी, कटिंग इजी हो जाए। और देखें अगर हम, तो जो नेल्स होते हैं, नेल्स मतलब हाथ वाले नेल्स नहीं, जो कीलें होती हैं, कहाँ है, यहाँ पड़े होते हैं मेरे पास, हाँ ये रहा, ये जो नेल्स होती हैं, नेल्स दिख रहा है, जो दीवार में ठोकते हैं यार हम, नेल, ठीक है, इनका ये जो एज होता है, ध्यान से देखो, ये वाला जो इसका एज है, इसका एज है, ये जो इसकी पॉइंट है, ये जो पिन है इसकी, जो इसका क्या कहें इसको, इसका ये जो शार्प हेड है, हेड तो ये होता है, इसका जो एरिया है, इसको हम जो है वो बहुत ज्यादा पॉइंटेड बनाते हैं, तो इसको हम एरिया को पॉइंटेड बनाते हैं, क्यों बनाते हैं पॉइंटेड, क्योंकि जब हम दीवार में इसको वॉल पे, मान लो इसको मैंने यहां पे रखा, ठीक है, इसको मैंने यहां पे इस तरीके से रख दिया, नेल को दिख भी रहा है नहीं, शेडो में ही दिख जा, नेल तो नहीं दिख रहा, इसकी शेडो ही दिख जाए, शेडो देखिए अब इसकी, देखो अब दिखेगी इसकी शेडो, दिखी, हाँ तो नेल भी दिख रहा होगा, शायद दिख जाए, हाँ। अगर मैं इस पे अब मैं बात करूं, ये नेल है, अगर ये शार्प यहां से पॉइंटेड नहीं होता, इसको मैंने यहां पे रखा, अब ये पॉइंटेड नहीं है, तो तब क्या होगा, ये पॉइंटेड तो है नहीं, अब यानी अगर मैं इसको हैमर से
दीवार में लगाने की कोशिश करूंगा, वॉल में लगाने की, तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये पॉइंटेड नहीं है, पॉइंटेड नहीं है तो इसका प्रेशर जो होगा वो कम हो जाएगा क्योंकि एरिया इंक्रीज हो जाएगा। भाई ये पॉइंटेड से क्या हो गया, ये आगे से पॉइंटेड है, यानी इसकी जो आगे का जो पॉइंट है उस पे क्या है, एरिया कम है। वही मान लो अगर ये पॉइंटेड ना होता, तो पॉइंटेड ना होता तो एरिया ज्यादा होता, एरिया ज्यादा होता तो मुझे ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती। लेकिन क्योंकि ये पॉइंटेड है, ये पॉइंटेड है, इसका एरिया कम है, आगे से इसका एरिया जो है बहुत कम है, जीरो है इसका एरिया लगभग। आगे से ये पॉइंटेड है ना, तो पॉइंटेड है तो एरिया इसका लगभग जीरो के बराबर है। तो यानी इस पे अब इस पॉइंटेड की वजह से क्या होगा, इस पे कम फोर्स से, मैंने इस पे हैमर तो नहीं है, डस्टर से अगर मैंने इस पे कम फोर्स लगाई तब भी ये क्या होगा, ये दीवार में चला जाएगा। वहीं अगर इस पे अगर मैं इस साइड से ट्राई करूं, इस वाले एंड से, तो इस वाले एंड पे क्या है, इसका ये जो एरिया है, इसका एरिया जो है वो ज्यादा है, तो इस एंड से अगर मैं इसको दीवार में घुसाने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ये। क्यों? क्योंकि इसका उसके लिए मुझे प्रेशर फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। इसीलिए इसको भी हम शार्प बनाते हैं, ठीक है, इसको भी हम शार्प बनाते हैं इसी वजह से। और बताओ और क्या इंप्लीमेंटेशन हो सकता है? अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई इंप्लीमेंटेशन छूट गया है या फिर कोई तुम्हारे दिमाग में आ रहा है कि शायद यहाँ पे भी प्रेशर अप्लाई हो सकता है, तो भाई कमेंट सेक्शन है, बताओ। और मैं बता ही चुका हूँ, कार वगैरह जो होती हैं, ट्रैक्टर जो होते हैं, जैसे कि जो हमारे ट्रैक्टर्स होते हैं, ट्रैक्टर हुए, ट्रक हुए, ये फील्ड में काम करते हैं, ठीक है, खेतों वगैरह में, तो फील्ड में काम करते हैं। तो ट्रैक्टर के जो टायर होते हैं वो देखा कितना बड़ा होता है। ट्रैक्टर के 3 टायर होते हैं ना, आगे वाला तो बहुत छोटा सा होता है, पीछे वाला थोड़ा मीडियम साइज का होता है, लेकिन जो बीच में लगा होता है वो बहुत ज्यादा बड़ा होता है और बहुत ज्यादा वाइड भी होता है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि फील्ड जो है वहां पे जो सॉइल होती है वो सॉफ्ट होती है। अगर वो टायर छोटा बना देंगे तो ट्रैक्टर का वेट तो ज्यादा है, मास ज्यादा है, उसका वेट ज्यादा अप्लाई करेगा, वो फोर्स तो ज्यादा है। लेकिन अगर हम उसका एरिया कम कर दें, मतलब उसको थिन बना दें, नैरो बना दें, तो वो क्या होगा, उस सॉफ्ट सॉइल में वो नीचे की तरफ सिंक करता हुआ चला जाएगा। वहीं अगर उसके वाइड टायर होंगे तो वो प्रेशर को क्या होगा, वाइड टायर से क्या होगा, फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर कहें तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वाइड टायर की वजह से प्रेशर डिक्रीज हो गया। इसका मतलब अब वो उस सरफेस पे रह सकता है, सिंक नहीं करेगा नीचे की तरफ, ठीक है। इसको मैं रख देता हूं इस आयरन स्केल को। और कोई इंप्लीमेंटेशन बताओ, और कोई सोचता हूं मैं। और कहां अप्लाई कर सकते हैं हम प्रेशर का कॉन्सेप्ट? क्या किया जाए? हाँ, जो तुम्हारे स्कूल बैग होते हैं, स्कूल बैग, हाँ ये बहुत अच्छा एग्जांपल मिला। स्कूल बैग, स्कूल बैग जो होते हैं उनकी जो स्ट्रैप्स होती हैं, स्ट्रैप्स जिनको तुम कंधे पे टांगते हो, जिनको कंधे पे अटकाते हैं, वो जो स्ट्रैप्स होती हैं, एक बैग है, ठीक है, एक बैग है, एक बैग नहीं सॉरी, दो अलग अलग बैग्स हैं, दोनों में हमने, दोनों का मास जो है वो सेम है, और दोनों में हमने सेम बुक्स जो है वो रख दी। दोनों में, यहाँ पे मेरे पास ए बैग है ये वाला, और यहाँ पे बी बैग है, दोनों का मास सेम है और दोनों में मैंने सेम बुक्स रख दी, मतलब वही सेम बुक्स दोनों में रख दी मैंने, ठीक है। लेकिन ये ए वाला बैग है, इसकी स्ट्रैप्स जो हैं वो बहुत पतली हैं, वो बहुत पतली हैं, एक इसमें धागे बंधे हुए हैं, बस स्ट्रैप्स के नाम पे इसमें बस धागे बंधे हुए हैं, ठीक है, इस ए वाले में। बी वाला जो है उसकी स्ट्रैप्स जो हैं वो काफी थिक हैं, वाइड हैं, थिक नहीं मतलब वाइड है उसकी स्ट्रैप्स जो काफी हैं। तो अब तुम क्या, किसको ज्यादा प्रेफर करोगे, जो ये वाइड स्ट्रैप वाला है या जो पतली सी, जो इसमें स्ट्रैप्स के नाम पे रस्सियां लगा दी हैं बस कंपनी ने, ठीक है, किसको ज्यादा प्रेफर करोगे? हम प्रेफर करेंगे जिसकी वाइड स्ट्रैप्स हो, वाइड स्ट्रैप्स हो। क्यों? क्योंकि जो थिन, जिसमें स्ट्रैप्स के वो, क्या कह रहा हूं मैं, जिसमें जो पतली सी एक रोप लगी हुई है बस, ठीक है, पतली सी एक रोप लगी हुई है, उससे क्या होगा, उसका एरिया कम है, तो भाई मास तो ज्यादा है, मास तो दोनों का बराबर है, दोनों में सेम बुक्स है, सेम मास है, तो वेट भी दोनों का सेम होगा, ठीक है, वेट सेम हो गया, ठीक है, फोर्स सेम है, फोर्स सेम है, डिपेंड, प्रेशर डिपेंड किस चीज पे करेगा, एरिया पे। इसका एरिया कम है, ठीक है, इसका एरिया कम है क्योंकि इसमें स्ट्रैप्स के नाम पे रस्सी लगी हुई है बस, इसका एरिया कम है तो प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, एरिया कम तो प्रेशर ज्यादा, प्रेशर ज्यादा नहीं, उल्टा बोलो, एरिया कम प्रेशर ज्यादा, एरिया ज्यादा तो प्रेशर कम, ठीक है। एरिया अगर ज्यादा होगा तो इसका मतलब ये होगा
प्रेशर जो होगा वो कम हो गया। एरिया अगर कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा, प्रेशर जो होगा वो ज्यादा हो गया। इसका एरिया जो है, इसका एरिया तो कम है यानी प्रेशर ज्यादा होगा। ये जो शोल्डर होंगे इन पे ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेगा और हम जल्दी से टायर्ड हो जाएंगे और यहाँ पे कट्स भी लग जाएंगे, ठीक है। वहीं अगर वाइड स्ट्रैप्स होंगी तो क्या होगा, एरिया ज्यादा है यानी प्रेशर जो हो गया वो कम हो गया, मतलब हमारे शोल्डर्स पे से प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया हमारे कंधों पे से, तो हम रिलैक्स्ड रहेंगे। तो इसीलिए हम प्रेफर करते हैं वाइड स्ट्रैप वाले को, ठीक है। इमेजिनेशन करा करो थोड़ी बहुत, इमेजिनेशन से बहुत हेल्प मिलती है, इमेजिनेशन से, ठीक है। जैसे कि मैं बता रहा था यहाँ पे दो बैग हैं, तो बैग को इमेजिन करो, यहाँ पे फोटो इमेजिन करो कि हाँ दो बैग हैं जो कि सेम है, दोनों में सेम बुक्स हैं, ऐसे इमेजिन करा करो, ठीक है। तो इतने एग्जांपल बहुत हैं, काफी एग्जांपल दे दिए मैंने, ठीक है। और अपनी तरफ से एग्जांपल ढूंढो और बुक्स, अलग अलग बुक्स को ट्राई करो पढ़ते टाइम, और अलग अलग एग्जांपल्स मिलेंगे और नॉलेज इंक्रीज होगी, ठीक है। तो इस वीडियो को अब यहीं पे एंड कर दें, वीडियो को एंड कर देते हैं, ठीक है। अगले वीडियो में लाएंगे कोई नया टॉपिक। अब क्या बचा है, अब हाँ, अब और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आ जाते हैं, अब थोड़े आएंगे और भी अच्छे टॉपिक्स, मतलब थोड़े अच्छे लेवल के टॉपिक्स, आर्किमिडीज प्रिंसिपल हुआ और भी अलग अलग टाइप के टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। चैप्टर अब ग्रेविटेशन चैप्टर मतलब लंबा चैप्टर है, ग्रेविटेशन चैप्टर काफी लंबा चैप्टर है, देखते हैं कितने लेक्चर्स में कवर हो पाता है। और साथ ही एक और अनाउंसमेंट जो कि मैं अपने सेकंड चैनल में पहले ही कर चुका हूं, जितने भी ऐसे लोग हैं जो कि मुझे पता है मैक्सिमम जो 9th 10th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं उनको शौक होता है कि मतलब हम स्पेस के बारे में स्टडी करें, मतलब कुछ फिजिक्स में कुछ ब्लैक होल टाइप इस टाइप की चीजों को स्टडी करें, मतलब इंटरेस्ट होता है स्पेस वगैरह के बारे में जानने का। तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, ऐसे क्यूरियस स्टूडेंट्स के लिए मैं ला रहा हूं एक ऐसी सीरीज जो कि इस पूरे इन सारे टॉपिक्स को कवर करेगी, मतलब ऐसे नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया, कुछ गलत जानकारी दे दी, फुल्ली प्रूव्ड जो फैक्ट्स होंगे इस टॉपिक के और डिटेल में उनके साथ फैक्ट्स और साथ में उनका एक्सप्लेनेशन अच्छे तरीके का। तो ऐसी एक पूरी सीरीज लाने वाला हूं जो कि तुम्हें सिर्फ यहीं मिलेगी और पूरे YouTube पे कहीं नहीं मिलेगी, इस टाइप की सीरीज पूरे YouTube पे कहीं नहीं होगी। तो वो सीरीज भी आएगी, वो सीरीज आएगी लेकिन मेरे सेकंड चैनल पे, सेकंड चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मैं एक लिंक को पिन कर दूंगा, उस वीडियो को देख लेना, उसमें सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी तुमको, ठीक है। तब तक के लिए अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब वगैरह कर लेना, जो भी होता है सब्सक्राइब होता है, लाइक होता है और क्या क्या होता है, जो भी करना है करो, अच्छा लगे तो